सेक्शन 53 डील करता है फ्रॉडलेंट ट्रांसफर, कपट पूर्वक अंतरण कर रहा है कोई प्रॉपर्टी। ठीक, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है, वो ट्रांसफर जो है वो कपट पूर्वक किया जा रहा है। सेक्शन 53 कहता है एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। सेक्शन 53 मूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं अप्लाई होता। आगे सेक्शन में कह रहा है मेड विथ द इंटेंट। अब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के पीछे हमारा आशय क्या है कि हम डिफीट और डिले कर दें। किसको डिफीट और डिले करने का बात आ रहा है? द क्रेडिटर, कोई एक क्रेडिटर है जिससे उसने कुछ क्रेडिट ले रखा है, उसको डिफीट और डिले करना चाह रहा है। उस डिफीट और डिले करने के आशय से उसने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया है। तो जो ट्रांसफर होगा वो वॉइडेबल होगा, और वो ट्रांसफर को वॉइड कौन करवा सकेगा? जो क्रेडिटर होगा वो उस ट्रांसफर को वॉइड करवा सके। ठीक है, आगे कुछ कुछ और है, पहले इतना समझिए मोटा मोटा। मान लीजिए कि ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, इसने पैसा उधार लिया मिस्टर बी से, तो ये क्या हो जाएगा? मिस्टर ए को क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए? मिस्टर ए जो है वो डेटर है और जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिटर है। ठीक, यह है लेनदार और यह देनदार। तो कुछ पैसा लिया है, तो पैसा जब दिया है तो बी कुछ ना कुछ देख के दिया होगा। तो सिक्योरिटी में मिस्टर ए ने दिखाया था कि देखिए हमारे पास ये एक जमीन का टुकड़ा है, अगर हम पैसा आपको नहीं दे पाए तो इस जमीन से आपको पैसा हम दिलवाएंगे, मतलब जमीन बेच बाच करेंगे और पैसा हम आपको देंगे। मिस्टर बी ने दे दिया। पैसा लेने के बाद ये एक सिंगल इसके पास प्रॉपर्टी है जिसको बेच के वो पैसा रिकवर करवा सकता है। ठीक है, पैसा लेने के बाद मिस्टर ए ने क्या किया? वो प्रॉपर्टी को सी को बेच डाला। किस आशय से? कि ये अपना पैसा वापस ना ले पाए। तो मिस्टर बी के पास एक ऑप्शन होता है, या तो वो शांत बैठा रहे या फिर इस ट्रांसफर को कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कहे और वॉइड डिक्लेयर करे। ठीक, और उस प्रॉपर्टी से अपना पैसा वसूल। ये कहता है सेक्शन 53। एक प्रॉपर्टी होता है किसी के पास, तो उसके पास क्या क्या राइट होता है? पहला राइट होता है उसको यूज करने। ठीक, दूसरा राइट होता है उसको ट्रांसफर करने का, और तीसरा राइट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने का। आपका प्रॉपर्टी है तो आप उसको जैसे चाहे वैसे यूज करें, जिसको मन उसको दे, और जब मन करे उसको डिस्ट्रॉय करें। इसमें किसी और को कोई मतलब नहीं। ठीक, लेकिन आपका प्रॉपर्टी है और आप उसको ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर करने का जो आशय है, इंटेंशन है, वो बोनाफाइड होना चाहिए इंटेंशन। ठीक, अगर आप कोई ट्रांसफर कर रहे हैं और उसको ट्रांसफर करने के पीछे आपका इंटेंशन कुछ और ही है, किसी के साथ फ्रॉड करना है, तो इसको लॉ में बैड इन आई ऑफ लॉज बोला जाता है। ठीक, लॉ के दृष्टि में ये गलत है। ठीक, तो अगर आप कोई ट्रांसफर कर रहे हैं और वो
ट्रांसफर फ्रॉड के आशय से आप कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर वॉइडेबल है, लेकिन वो वॉइडेबल है तो वॉइडेबल कौन करवाएगा, मतलब कोर्ट में जाकर वॉइड कौन करवाएगा उस चीज को जिसके साथ छल किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, वही उसको जाके ट्रांसफर कर उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। ठीक है, इस सेक्शन 53 को आप जब देखिएगा तो वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट ये कहता है कि अगर आप ट्रांसफर इस आशय से कर रहे हैं कि क्रेडिटर को हम डिले करवा दें या डिफीट करा दें, तो ऐसी कंडीशन में क्रेडिटर चाहे तो उस ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर हुआ है, मतलब बिना कंसिडरेशन के, बिना पैसा लिए दिए आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है, और ट्रांसफर करने का आशय ये है कि हम उसके बाद का जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरर है उसको किसी टाइप से नुकसान पहुंचाए, तो भी वो वॉइडेबल है। ठीक, दो पार्ट में इस सेक्शन को बांटा गया है। पहले एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। पहले पहला पार्ट को चर्चा करते हैं, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहला बात है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक, उस ट्रांसफर करने के पीछे इंटेंट क्या है, क्या आशय है, डिफीट किया जाए या डिले किया जाए क्रेडिटर को। ठीक है, और आगे का पार्ट कर रहा है तो वो ट्रांसफर जो रहेगा वो वॉइडेबल रहेगा, और किसके ऑप्शन पे, जिस क्रेडिटर को डिफीट किया जा रहा है या डिले किया जा रहा है। यही सेक्शन 53 कह रहा है। और उसके साथ इसका दो ये भी है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहला इसेंशियल क्या निकल के आया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। सेक्शन 3 और पहला क्लास में हम लोग, दूसरा क्लास में हम लोग ये चर्चा किए हुए हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि सेक्शन 53(1) अपने आप ट्रांसफर को वॉइड नहीं करवाता है। क्रेडिटर को कोर्ट ऑफ लॉ जाना पड़ेगा और अपने इस राइट का यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रांसफर वॉइड होगा, अदरवाइज वो ट्रांसफर जो है वो वैलिड। ठीक है, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता। ट्रांसफर में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते हैं, या तो किसी दूसरे व्यक्ति को हम उस प्रॉपर्टी का टाइटल दे देते हैं, टाइटल देना मतलब ओनरशिप दे रहे हैं, या फिर कोई रिस्ट्रिक्टेड कोई हम उसको राइट दे दे रहे हैं या राइट क्रिएट कर दे रहे हैं उसके फेवर में, तो वो ट्रांसफर कहलाएगा। रेलिंक्विशमेंट जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 के अंडर नहीं माना गया है, कभी भी इस बात पर चर्चा होती है। रेलिंक्विशमेंट क्या होता है, को पार्टनर का शेयर हम छोड़ दे रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी में दो को पार्टनर है, हम अपना हिस्सा उसके लिए छोड़ दे रहे हैं, ये रेलिंक्विशमेंट होता है। इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना गया है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी का रेलिंक्विशमेंट किया जा रहा है तो वहां पर सेक्शन 53 लागू नहीं होगा। सरेंडर, ठीक है, सरेंडर में क्या होता है कि हम अपना हिस्सा किसी और के लिए छोड़ देते हैं। रेलिंक्विशमेंट में सिर्फ को पार्टनर के लिए छोड़ देते हैं, सरेंडर में हम लाइफ स्टेट को छोड़ दे रहे हैं किसी और के। तो सरेंडर को भी सेक्शन 5 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना गया था। तो सेक्शन 53 जो है वो सरेंडर अगर हो रहा है प्रॉपर्टी का तो वहां पर भी लागू नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है,
तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना गया है, तो वहां पर भी सेक्शन 53 लागू नहीं होगा। लेकिन एक डीड बनाया जा रहा है, वक्फ डीड, ठीक है, वक्फ डीड बनाया जा रहा है। उसमें कोई आदमी अपना सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है वक्फ को दान में दे रहा है। ये जो है यहाँ पर एक वक्फ डीड पे ये लागू हो जाएगा। जनरल रूल हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मुस्लिम लॉज पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अलाउ नहीं, लेकिन यहाँ पर अप्लाई कर जा रहा है, ठीक है। क्यों अप्लाई कर रहा है? क्योंकि देखिए मुस्लिम लोग में वक्फ जो बनता है उसका भी एक प्रिंसिपल है कि आप सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है वक्फ का प्रॉपर्टी नहीं बना सकते हैं। कफन दफन का पैसा, कफन दफन और कर्जा, इन तीनों चीज का आप वक्फ नहीं कर सकते। मतलब आपको अपने कफन के लिए और दफन में जितना खर्चा आएगा उतना आपको रख लेना है, और साथ ही साथ अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है तो वो प्रॉपर्टी का आप वक्फ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप सारा का सारा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान दे रहे हैं, वक्फ बना दे रहे हैं, तो वहां पर ये सेक्शन लागू हो जाएगा। मुस्लिम लॉज के अगेंस्ट में ये नहीं है सेक्शन। प्रॉपर्टी का सेटलमेंट करना है, और सेटलमेंट करने के लिए हम सेटलर का अपॉइंटमेंट किए, लेकिन उस अपॉइंटमेंट का हमारा एक मकसद है कि जो हमारा देनदार है जिससे हमने कर्जा लिया है उसको हम डिफीट और डिले कर दें। तो वैसे जगह पे ये जो है सेक्शन 53 लागू हो जाएगा। पार्टीशन या फैमिली सेटलमेंट पे सेक्शन 53 लागू होगा या नहीं होगा, इस पे क्वेश्चन उठा है, ठीक है। तो देखिए पार्टीशन या फैमिली सेटलमेंट को हम लोग सेक्शन 5 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मानते। तो पार्टीशन या फैमिली सेटलमेंट में जनरल रूल ये कहता है कि सेक्शन 53 लागू नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टीशन या फैमिली सेटलमेंट का होल एंड सोल पर्पस ही यही है कि हम क्रेडिटर को डिफीट करें या डिले करें, ठीक है, तो वहां पर जाके ये सेक्शन लागू हो जाएगा। समझिए ऐसे, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस पे दो भाई का हिस्सा है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है। ए ने किसी से 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है। इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जो है वो 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख। अब इसने लोन ले रखा, उसके बाद फैमिली का पार्टीशन। तो पार्टीशन में जनरली क्या होता है कि किसी को भी कितना मिल सकता है, कोई उसमें नहीं है। जैसे चाहे तो आधा आधा भी बांट ले, अगर एगो को मन है कि हम आधा नहीं ले तो छोड़ भी सकता है, कोई मना तो है नहीं उसे। ये लोग पार्टीशन ऐसे किया कि मिस्टर ए को 10% मिल रहा है और मिस्टर बी को जाके 90% प्रॉपर्टी मिल रहा है। मतलब मिस्टर ए के हिस्सा में 2 लाख का प्रॉपर्टी आ रहा है और 18 लाख का प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर बी के हिस्सा में आ रहा है। अब आपको देखने से क्या पता हो चल रहा है, ये प्रॉपर्टी जानबूझ के ऐसे डिवाइड किया गया है कि ये जिससे कर्जा लिया है वो अपना कर्जा जो है वसूल ना। जब प्रॉपर्टी नहीं रहा तो वसूलेगा क्या चीज, ठीक। तो ऐसे टाइम पे पार्टीशन या फैमिली सेटलमेंट में सेक्शन 53 अप्लाई हो जाता है, ठीक। कब अप्लाई हो रहा है? जब वो पार्टीशन या फैमिली सेटलमेंट का होल एंड सोल पर्पस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्रॉड करना क्रेडिटर के साथ। तो पार्टीशन या फैमिली सेटलमेंट जो है वो अगर गुड फेथ में किया गया है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा,
और मैलाफाइड इंटेंशन के साथ किया गया है तो ये सेक्शन अप्लाई कर जाएगा। ठीक है। सैम ट्रांसफर क्या होता है? सैम ट्रांसफर होता है दिखावा करना। ठीक है। हम प्रॉपर्टी एक्चुअल में नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि हम ट्रांसफर कर दिए हैं। फिक्टिशियस जाली ट्रांसफर कर रहे हैं। मिस्टर ए पे कर्जा है कुछ एक्स अमाउंट का, जो कि उसके इस प्रॉपर्टी को बेच के रिकवर किया जा सकता है। मिस्टर ए ये प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर देता है अपने नौकर। ठीक। और नौकर के नाम पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है और प्रॉपर्टी को यूज यूटिलाइज खुद कर रहा है, लेकिन नाम पे किस पे है? डॉक्यूमेंट में नाम किसका चढ़ गया? नौकर का चढ़ा दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये जो नौकर है वो कैसा नौकर हो गया? बेनामीदार हो गया, ऑस्टेंसिबल ऑनर हो गया। अब जब ये दृश्यमान स्वामी ना हो गया, एक्चुअल ऑनर ही है लेकिन ऑस्टेंसिबल ऑनर ही बन गया। तो जब ऑस्टेंसिबल ऑनर बन गया तो वहां बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा। बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट जो था वो 1988 का था और बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट के सेक्शन 3 में ये प्रोविजन डाल दिया है कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसी को हम एक्चुअल ऑनर मान लेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। अब हम नौकरे को एक्चुअल ऑनर मान लेंगे। पहला चीज ये डाला। ये क्लेम करेगा तो भी इसके क्लेम को इंटरटेन नहीं किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। अब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी वही ऑनर। 3 में एक चीज और लिख दिया है कि जो इस टाइप का ट्रांजेक्शन है वो सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे किसी तरह से इफेक्ट नहीं डालेगा। कहने का मतलब अगर आपने बेनामी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांजैक्शन में दे दिया है, वो बेनामी प्रॉपर्टी पे किसी क्रेडिटर का हक बन रहा था कि उसको भिजवा के अपना पैसा रिकवर करवा ले, तो वहां पर सेक्शन 53 लागू हो जाएगा। क्वेश्चन ये उठ रहा है आपके सामने कि सैम ट्रांसफर SHEM सैम ट्रांसफर जो होता है वहां पर सेक्शन 53 लागू होगा या नहीं। ठीक है। सैम ट्रांसफर क्या होता है? दिखावे का ट्रांसफर, जाली ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। इसको ऐसे समझिए। ये मिस्टर ए है जो मिस्टर सी पे लोन पे लगता है 10 लाख रुपए। ए जो है वो सी से 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है और सी के पास राइट क्या है कि इसका एक प्रॉपर्टी है जिसको बेच के मिस्टर ए का ए से लोन रिकवर कर। ए क्या किया? इस प्रॉपर्टी को अपने नौकर को ट्रांसफर। ठीक है। और नौकर को जब ट्रांसफर किया तो प्रॉपर्टी पे नाम नौकर का डलवा दिया, लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टी का यूज यूटिलाइज खुद कर रहा है। बराबर। तो ये जो नौकर हुआ वो ऑस्टेंसिबल ऑनर हो गया, दृष्टिमान स्वामी बन गया उस प्रॉपर्टी का। एक्चुअल रियल ऑनर कौन है? ए। और ऑस्टेंसिबल ऑनर कौन है? नौकर। ठीक है। तो यहाँ पर अब सेक्शन 41 जो टीपी एक्ट का था उसको ओवरराइड कर दिया है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 का, हम बताए थे लास्ट सेकंड लास्ट। ठीक है। इतना बात आ रहा है समझ में? बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो है वो सेक्शन 3 में ये घोषणा कर दिया है कि रियल ऑनर जो है वो बेनामीदार यानी ऑस्टेंसिबल ऑनर से प्रॉपर्टी रिकवर्ड नहीं कर पाएगा। पहला घोषणा सेक्शन 3 में ये किया कि हम ऐसा कोई सूट को एंटरटेन ही नहीं करेंगे, कोर्ट में केस ही नहीं होने देंगे कि आप रियल ऑनर थे और आपको इससे दृश्यमान स्वामी ये था। कहा कि जिसका नाम पे प्रॉपर्टी है वही ऑनर माना जाएगा। दूसरा बात उसने दिया कि
जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है वो सेक्शन 53 को किसी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 53 को अफेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 53 ऐसे ट्रांजैक्शन पे लागू हो जाएगा। वो व्यक्ति चाहे तो इस ट्रांसफर को, जिसका पैसा डूब रहा है, वो इस ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। कंक्लूजन क्या निकला कि सैम ट्रांसफर, दिखावे का ट्रांसफर अगर हो रहा है तो वहां पर सेक्शन 53 लागू हो जाएगा। सेक्शन 53 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे ही लागू होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होता है। लेकिन प्रिवी काउंसिल ने ये कहा कि हमको इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस को ध्यान में रखते हुए इस प्रोविजन को मूवेबल प्रॉपर्टीज पे भी लागू किया जा सकता है। अगला इसेंशियल जो था वो कह रहा था कि फ्रॉडलेंट ट्रांसफर जो है उसका इंटेंशन क्या है। सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि जो क्रेडिटर है जिसने पैसा दिया है वो डिफीट कर जाए। डिफीट कर जाना मतलब अपना पैसा वापस ना ले पाए या फिर डिले कर दे, उसको पैसा वापस देने में विलंब कर दे। इस दोनों पर्पस से अगर वो ट्रांसफर कर रहा है तभी सेक्शन 53 लागू होगा, अदरवाइज नहीं लागू होगा। ठीक है, तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि इंटेंशन है कि नहीं है डिफीट करने का या डिले करने का। अगर इंटेंशन हुआ तो सेक्शन 53 लागू कर दो, नहीं हुआ तो नहीं करो। अब ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ये जो है वो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। जीपीसी जब बता रहे थे तो हम बताए थे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है, एविडेंस में बताए थे। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, और मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ का क्या होता है। जहां पर फैक्ट के साथ साथ लॉ का भी चर्चा हो तो वहां पर उस चीज से हम तय करेंगे कि क्या इंटेंशन है डिफीट करने का या डिले करने का या नहीं है। एक डेटर है, कर्जदार है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि अपना सारा का सारा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे रहा है। एक डेटर है मतलब कर्जदार है और उस पे किसी का कर्जा चढ़ा हुआ है और वो अपने सारा का सारा प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर दे रहा है। और ट्रांसफर भी कोई सही रेट में नहीं कर रहा है। 50 लाख का प्रॉपर्टी 25 लाख में ट्रांसफर कर देगा या 5 लाख में ट्रांसफर कर देगा। तो आपको देखने से क्या लग रहा है कि उसका पर्पस क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए ट्रांसफर करे कि मेरा जो कर्जदार है, लेनदार है, जिससे हमने पैसा लिया है, वो अपना पैसा को वापस न ले पाए। ठीक, प्राइमा फेसी तो यही देखने में लग रहा है। डिटेल में जाने में मे भी दूसरा बात निकल के आ जाए। जैसे मान लीजिए उसको इमरजेंसी पड़ गया वो पैसा का अभी तुरंत के तुरंत, तो क्या करेगा? 50 लाख का प्रॉपर्टी 5 लाख में बेच सकता है अगर उसको 5 लाख एट ए टाइम चाहिए तो। लेकिन प्राइमा फेसी क्या देखने में लगता है कि वो ट्रांसफर करने का होल एंड सोल पर्पस क्या है कि जो मेरा क्रेडिटर है जिससे हमने पैसा लिया है उसको हम लोग डिफीट कर दे या डिले कर दे। कैसे पता चलेगा आखिर कि ट्रांसफर जो है वो उसका पर्पस ये है या नहीं है? अभी हम बताएं हर एक केस का अपना फैक्ट होगा, अपना लॉ का पॉइंट हम अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। कोर्ट डिसाइड करेगा कि डिफीट और डिले करने के हिसाब से किया गया था कि नहीं दिया गया था। कोर्ट किन बातों को ध्यान रखेगा? कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि ट्रांसफर जो है वो सीक्रेटली किया गया है, एकदम चुप्पे चाप ट्रांसफर कर दिया गया पैसा और घर जो प्रॉपर्टी है उसका एकदम चुपचाप ट्रांसफर हो गया है, किसी को कानों कान खबर नहीं लगा है।
और एकदम तुरंत जल्दीबाजी में किया गया है। पहला चीज इसको देखेगा। दूसरा चीज ये करेगा कि मान लीजिए कि उसके अगेंस्ट में कोई डिक्री पास हुआ हो कि चलो भाई इसका प्रॉपर्टी अटैच करो और इसका प्रॉपर्टी बेच बाच करो और उससे जो कर्जदार लेनदार है, मतलब जिसका पैसा लिया हुआ उसको पैसा वापस करो। और जैसे ही वो डिक्री होल्डर बना और ये जजमेंट डेटर बना, वैसे ही जजमेंट डेटर जो था, मतलब जो हार गया केस, वो तुरंत से अपना प्रॉपर्टी बेच बाच की। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाइएगा कि वो डिफीट और डिले करने के लिए किया है इसका काम। अगर तीसरा पॉइंट, सब के सब प्रॉपर्टी को कुछ खास पैसा उसा लिए बिना ट्रांसफर कर दिया, मतलब सारा का सारा प्रॉपर्टी जो अटैच होने वाला था उस सबको किसी न किसी को गिफ्ट कर दिया, तो आपको क्या अंदाजा मिलेगा कि चाह रहा है कि उसको ना मिले, जिससे पैसा लिया उसको ना मिले, या फिर जो अमाउंट लिया है बदले में वो बहुत कम लिया है, कौड़ी के भाव प्रॉपर्टी बेच दिया, ठीक है, या फिर बहुत कम लिया है या फिर लिया ही नहीं है। ठीक, बहुत कम लिया है या फिर लिया ही नहीं है। इन सब बातों को आप ध्यान रखिए। ध्यान रखने से आपको ये पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मोटिव क्या था उसका। क्या उसका मोटिव डिफीट और डिले करने का था या फिर वो जनरल ट्रांसफर किया है। ये साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? कौन साबित करेगा कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ वो डिफीट और डिले करने के लिए किया गया है? जो क्रेडिटर है वो कोर्ट में स्टैब्लिश करेगा, जिनका पैसा फंसा हुआ है वो प्राइमा फेसी स्टैब्लिश करेगा कोर्ट में। कोर्ट को एक बार प्राइमा फेसी, एक बार देखने से वो ऊपर लग गया कि हाँ भाई ये डिफीट डिले करने से क्या है, तब ये शिफ्ट कर जाएगा उस डेटर पे कि तुम अब साबित करो कि तुमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन पहले बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो क्रेडिटर पे है जिसका पैसा डूब रहा है। ठीक है, अगर उसने प्राइमा फेसी अपना केस स्टैब्लिश कर लिया तो ये शिफ्ट कर जाएगा। मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ लोन ले रखा, मिस्टर सी से भी कुछ लोन ले रखा। पहले मिस्टर ए बी से लिया, बाद में मिस्टर सी से लिया। ठीक है, ये क्या करता है कि एक प्रॉपर्टी है जिसको बेच के इसको दोनों को पैसा देना है। ये इस पैसा के बदले जो इसको दिया था बाद में नहीं चुका पाया तो ये प्रॉपर्टी मिस्टर सी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो बी कहाँ गया? बी कैसे अपना पैसा रिकवर करेगा? ये तो सी को तो प्रॉपर्टी मिल गया, वो रिकवर कर लेगा, उसका जो डैमेज हुआ वो रिकवर हो गया, लेकिन बी कहाँ जाएगा? ऐसा ही एक क्वेश्चन उठा मुसहर साहू वर्सेस हकीम लाल के केस। एक केस है आपका मुसहर साहू वर्सेस हकीम लाल। केस का स्पेलिंग लिखना है तो लिख लीजिए, MUSAHQR, मुसहर SAHU वर्सेस हकीम HAKIM, हकीम लाल। इस केस को समझिए क्या हुआ। एक मुसहर साहू नाम का आदमी है, एक आदमी है जो मुसहर साहू का नाम है। ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब इसने पैसा दिया है। इसने किशुन विनोद को पैसा दिया था, KISUN, किशुन विनोद BINODE। ठीक है, इसको पैसा दिया था। तो किशुन विनोद क्या हो गया? डेटर बन गया। ठीक है, अब इसको केबी से हम डिनोट कर रहे हैं। मुसहर साहू जो है वो किशुन विनोद को कुछ पैसा दिया। कब दिया? 1900
सन 1900 के दिसंबर में मुसहर साहू ने किशुन विनोद को पैसा दिया। किशुन विनोद जो है वो पैसा देने में आनाकानी करने लगा। वापस मुसहर साहू कोर्ट में गया कि हमको पैसा दिलवा दिया गया। मुसहर साहू ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाला कि इसका जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लीजिए आप, ताकि ये प्रॉपर्टी बेच बाच के कहीं भाग ना जाए और मेरा पैसा डूब ना जाए। किशुन विनोद ने एक एफिडेविट दिया और एफिडेविट में ये लिखते हुए दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम इस प्रॉपर्टी को बेच बाच दें, ठीक है, हम ये प्रॉपर्टी बेचने वाले नहीं हैं। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि किशुन विनोद ने जनवरी केबी ने क्या किया, किशुन विनोद ने क्या किया, हकीम लाल नाम के एक व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी वो एफिडेविट देने के बाद जाके बेच दिया, जब केस जो था पेंडिंग था ऑलरेडी कोर्ट ऑफ लॉ में, और हकीम लाल को ये प्रॉपर्टी बेच दिया। ठीक है, कोर्ट के सामने ये डिसाइड लेना था कि ये जो ट्रांसफर किया गया है वो इस पर्पस से किया गया है कि नहीं, डिफीट या डिले करने के पर्पस से किया गया है या नहीं किया गया है। कोर्ट को ये डिसाइड करना था। फैसला जो था वो आया कि हाँ भाई, हकीम लाल के को डिफीट या डिले करने के पर्पस से ये प्रॉपर्टी को बेचा गया है। हकीम लाल जो है वो उल्टा बोल दिए, जो लोअर कोर्ट थी वो ये डिसाइड किया कि नहीं, ये जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है वो डिफीट और डिले करने के पर्पस से नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो था मुसहर साहू वो चला गया प्रिवी काउंसिल में। प्रिवी काउंसिल में जाने के बाद इसके अपील को नामंजूर कर दिया गया, अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, मतलब इसके अगेंस्ट में ही फैसला दिया गया और लोअर कोर्ट का जो जजमेंट था उसको अपहेल्ड किया गया। प्रिवी काउंसिल के जज साहब थे लर्नेड लॉर्डशिप, उन्होंने अपने फैसला को जस्टिफाई करते हुए ये कहा, अच्छा हीरालाल जो था ना वो भी एक क्रेडिटर ही था, उससे भी केबी ने पैसा ले रखा था। ठीक है, उन्होंने पहला चीज ये बोला कि देखिए आप भी क्रेडिटर हैं, वो भी क्रेडिटर है, ठीक, आप भी पैसा दिए हैं, वो भी पैसा दिया है, तो आप में और उसमें कोई फर्क हम कैसे कर सकते हैं? ये जो पैसा लिया है उसका चॉइस है कि वो आपके ऊपर इसको प्रेफर कर रहा है, तो हम इसको ये नहीं मान सकते हैं कि वो डिफीट और डिले करने के पर्पस से दिया गया है, पहला बात। दूसरा बात कि इसके बदले में हकीम लाल ने केबी को, कुसुम विनोद को एक सफिशिएंट कंसिडरेशन भी दिया है, तो कंसिडरेशन भी उसको मिल रहा है। तीसरा बात, केबी ने उस प्रॉपर्टी को यूज करने का कोई राइट अपने पास रखा नहीं है, तो ये ट्रांसफर हमको कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि आपको डिफीट और डिले करने के पर्पस से दिया गया हो। बस यहाँ पर ये हुआ है कि आपको प्रेफरेंस ना देके उसमें ही इसको प्रेफरेंस दे दिया। ठीक, तो ये डिफीट और डिले करने के इंटेंशन से नहीं माना गया। जब क्रेडिटर बोल रहे हैं तो क्रेडिटर किसको कहेंगे? पहला चीज तो यही है कि जिससे आपने पैसा ले रखा है तो वो क्रेडिटर है, और जिसको आपने पैसा दे रखा है वो डेटर है। दूसरा चीज, ए और बी में
कोई डिस्प्यूट था, ठीक है। इस डिस्प्यूट में ए जीता, बी हारा कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ये भी क्रेडिटर है और ये डेटर है जब तक इसका डिक्री का एक्सिक्यूशन ना करा दिया जाए। मतलब जो चीज जीता है वो इसको ना दिलवा दिया जाए, जब तब तक ये क्रेडिटर है और ये डेटर है। ए ने बी को कोई सामान बेचा है और बी ने उसको अभी तक पैसा वापस, सामान का पैसा नहीं दिया है, तब ए क्रेडिटर है और बी डेटर है। एक मुस्लिम वीमेन है और उसका हस्बैंड है। मुस्लिम वीमेन को अनपेड डावड़ है, मतलब उसका डावड़ का अदायगी नहीं किया गया है। डावड़ अभी ड्यू है। डावड़ दो तरह का था, एक प्रॉम्प्ट डावड़, एक डेफर्ड डावड़, ठीक। तो इसमें अभी पैसा इसको देना बाकी है वाइफ को, तो जब तक ये पैसा नहीं दे देगा तब तक ये क्रेडिटर है और ये डेटर है। हस्बैंड जो है वो कर्जदार है और मुस्लिम वाइफ जो है वो देनदार है, क्रेडिटर है। हिंदू वाइफ है, ठीक है, और इसने मेंटेनेंस का केस कर रखा है एक्ट पर। एक्ट हो सकता है कि इसका स्टेप करना, ठीक, या कोई भी हो, हम स्टेप कर लेकर चल रहे हैं। तो एक्ट है इसका स्टेप कर, इस पे इसने केस कर रखा है कि हमको मेंटेनेंस दो, और इस मेंटेनेंस को देने के लिए एक्ट के पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिससे कि वो सोर्स ऑफ इनकम अपना शो कर रहा है कि मेरे पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम है इसी प्रॉपर्टी से आ रहा है, ठीक। तो जब तक ये मेंटेनेंस जो है एक्ट इसको दे ना दे, कोर्ट ने इसको डिक्री दे दिया कि चलो भाई तुम मेंटेनेंस दो इसको इतना रुपया, तो जब तक ये मेंटेनेंस इसको दे ना दे तब तक ये क्रेडिटर है और ये डेटर है। ये सेक्शन डिक्लेयर कर दे रहा है कि जो क्रेडिटर है उसी के इंस्टेंट पे ये जो ट्रांसफर है वो वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। मान लीजिए, इसको ऐसा समझिए, ए जो है वो बी से कर्जा ले रखा है, और वही प्रॉपर्टी वाला सीन है कि इसको दिखाने के लिए एक प्रॉपर्टी है जिससे बेच बाच के रिकवर करेगा। ए क्या करता है, जानबूझ के ये प्रॉपर्टी को सी को बेच देता है या दे देता है, जो भी करता है, ट्रांसफर कर देता है सी के फेवर में। बी हो गया क्रेडिटर, इसका राइट का हनन हो रहा है, बी कुछ नहीं करता है, कहता है जाने दो, भगवान उसको देख लेगा। तो सेक्शन 53 इस ट्रांसफर को अपने आप वॉइड नहीं डिक्लेयर करा देगा। ये ट्रांसफर परफेक्टली वैलिड है, ठीक, लेकिन अगर ये चाहे बी तो कोर्ट जाके इस ट्रांसफर को वॉइड करवा सकता है। ये इसका राइट है, ये बाद में प्ली नहीं ले सकता है कि ये ट्रांसफर वॉइड करो ना, ये क्रेडिटर का राइट है। क्रेडिटर चाहे तो वो ट्रांसफर वॉइड करवा सकता है, क्रेडिटर चाहे तो छोड़ सकता है। इसीलिए वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर वहां लिखा गया सेक्शन में। सीपीसी में ऑर्डर 1 रूल 8 जो है वो बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट का। रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या होता है कि ढेर सारे आदमी के बिहाफ में एक सिंगल आदमी सभी के सूट को पैरवी कर देता है, मतलब सभी के बदले वही सूट लड़ लेता है, वही केस लड़ लेता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर, जितने लोग हैं उनके कंसेंट के थ्रू, ठीक। मान लीजिए कि एक मुद्दा पे ए भी केस की रखा है, बी भी केस रखा है, सी भी केस रखा है, सब केस कर रखा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबने डी पे केस रखा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, तीनों कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि देखिए हम तीनों नहीं आएंगे, अब से ए ही केस करेगा, हम दोनों को भी ए ही रिप्रेजेंट कर देगा। तो ऐसे सूट को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है। मोटा मोटी ये है, इसमें टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा है, टेक्निकलिटीज कहने जाते हैं, बस बोर्ड में बता दिए कि रिप्रेजेंटेटिव सूट होता क्या है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट ये है, मान लीजिए कि ए भी क्रेडिटर है, बी भी क्रेडिटर है, सी भी क्रेडिटर है, डी भी क्रेडिटर है। इन सभी का पैसा मिस्टर एक्स ने खा के बैठा है,
तो क्या ए बाकी सबके बदले में केस लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है? कोर्ट कहता नहीं, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सूट लागू नहीं किया जा सकता है। अपने सूट लड़िए आप लोग, आप किसी को दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। हालांकि उससे मल्टीप्लिसिटी होगा, मतलब सूट ज्यादा चलेगा, हम मैच टू मैच एक साथ कर देंगे सबका, लेकिन अपना चीज अपने आप लोग रिप्रेजेंट कीजिए। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं लाने दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कोर्ट के स्पेशल परमिशन से एक पार्टी दूसरे पार्टी को रिप्रेजेंट कर दे। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, इस दोनों का पैसा मिस्टर एक्स ने खा रखा है और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, ठीक। तो ए चाह रहा है कि हम अपनी वाइफ को हर डेट पे ना लेके आए, हम ही उसको रिप्रेजेंट करें। कोर्ट से उसने स्पेशल परमिशन ले लिया, तो ऐसे में कोर्ट अलाउ कर सकता है, लेकिन कहेगा कि हम रिप्रेजेंटेटिव सूट ला रहे हैं, तो कहेगा ना, ऑर्डर्ड 1 रूल 8 का प्रोविजन नहीं लागू करने देंगे। मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी पे केस कर रखा है कि मिस्टर बी ने मेरा पैसा खाया, मैंने हम उसको कर्ज दिए थे, अब कर्ज वापस नहीं दे रहा है, हमको इसका प्रॉपर्टी को अटैच कीजिए और अटैच करके इसका प्रॉपर्टी को आप सेल करवाइए और मेरा पैसा वापस दिलवाइए, ठीक है। तो एक केस पहले ही से चल रहा है अटैचमेंट करवाने के लिए कि प्रॉपर्टी को अटैच कीजिए और सेल करवाइए। मिस्टर बी इतना ही में ये प्रॉपर्टी मिस्टर सी को दे देता है, तो अब ये सेक्शन 53 का एक्सरसाइज करेगा मिस्टर ए, कहेगा ना कि ये ट्रांसफर जो है उसको वॉइड डिक्लेयर कीजिए, सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर। तो क्या इस चीज के लिए इसको अलग से केस करना पड़ेगा, अलग सूट लाना पड़ेगा, या फिर सेम जो सूट चल रहा है उसी में इसको एंटरटेन कर लिया जाएगा? इसके रिगार्डिंग ऑर्डर 21 रूल 58 में चर्चा है। ऑर्डर 21 और रूल 58 में ये कहता है कि हमको एक बार जब हम अटैचमेंट वाला केस किए हुए हैं, उसके लिए हमको सेपरेट से कोई सूट फाइल नहीं करना पड़ेगा। 53 के अंदर जो भी डिसाइड होना है उसी केस में डिसाइड होगा, उसी सूट में डिसाइड होगा, उसमें अलग से आप ऐड करवा दीजिए सेक्शन 53 का पीस, ठीक। अलग से सूट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए वो जो ट्रांसफर किया था सेकेंड पार्टी को, जिसको ट्रांसफर किया था, अगर वो गुड फेथ में खरीदा है, ट्रांसफरी जो है वो गुड फेथ में खरीदा है और कंसिडरेशन देख खरीदा है, तो क्या होगा? देखिए समझिए, मिस्टर ए का कर्जा खा के बैठा है मिस्टर बी, बदले में एक प्रॉपर्टी है जिसको बेच बाच के रिकवर करना है। मिस्टर बी मिस्टर सी को वो प्रॉपर्टी बेच देता है। अभी मिस्टर ए केस उस करने नहीं गया है, डायरेक्ट ये बेच दिया वो प्रॉपर्टी मिस्टर सी को, और मिस्टर सी वो उसको नहीं मालूम है कि ऐसा कोई बात है। मिस्टर सी ने पहला तो गुड फेथ में खरीदा है प्रॉपर्टी। गुड फेथ किसको कहेंगे? गुड फेथ जो है वो इस एक्ट में डिफाइन नहीं है, लेकिन गुड फेथ को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी काम ईमानदारी पूर्वक किया गया हो सकता है कि हम कुछ चीज नेग्लेक्ट किए हो या नहीं किए हो, लेकिन काम हम ईमानदारी के साथ किए हैं। ईमानदारी मतलब मेरा कोई बेईमानी का आशय नहीं था, कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था, तो हम कहेंगे कि हमने वो काम गुड फेथ में किया है। अगर सी को इस बात का जानकारी होता कि ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है उसका पर्पस ये है कि इसको डिफीट या डिले कर दिया जाए, मैलाफाइड इंटेंशन के साथ इसने खरीदा होता, तब इसका कोई राइट नहीं बनता। लेकिन ये जो है एक बोनाफाइड परचेजर है, अच्छे आशय के साथ खरीदा था कि भाई पैसा लो प्रॉपर्टी दो, तो वैसे केस में ए से बेटर टाइटल सी का बन जाएगा, मतलब सी का ज्यादा राइट हो जाएगा ए केस पर ज्यादा, ठीक।
ए को अपना रिकवर करना है, जैसे करना है करते रहे। ये प्रॉपर्टी सी के पास ही हो जाएगा अगर सी का इंटेंशन जो है वो बोनाफाइड इंटेंशन था। पहला बात, खाली बोनाफाइड इंटेंशन होने से नहीं काम चल जाएगा। इसको ये जो प्रॉपर्टी है वो कंसिडरेशन के साथ खरीदा गया था, मतलब इसको कुछ पैसा भी दिया था। ठीक, बदले में प्रॉपर्टी का पैसा भी दिया है। पैसा में हम किसको काउंट करेंगे? कुछ भी कंसिडरेशन के रूप में दे सकता है। लेकिन ये जो है सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है? ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट ए कंसिडरेशन इज वॉइड। कह रहा था ना कि बिना कंसिडरेशन का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो वॉइड है। यहाँ भी वही कर रहा है कि पैसा लेके कंसिडरेशन करो। उसका 3 गो एक्सेप्शन दिया था सेक्शन 25 में। उसमें पहला एक्सेप्शन था नेचुरल लव एंड अफेक्शन के साथ। यहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन को नहीं मान रहा है। तो बी कह रहा हम नेचुरल लव एंड अफेक्शन में मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ये प्रॉपर्टी पे इसका कर्जा बचा हुआ है, बेच बात ये कहाँ से कवर करती, इसको नहीं मान रहा है। कह रहा नेचुरल लव एंड अफेक्शन को तो हम नहीं मानेंगे। इसी इलस्ट्रेशन में सी जो है वो बी की वाइफ है और ये एक मुस्लिम महिला है और इसका कुछ अनपेड डावर बचा हुआ है। ये प्रॉपर्टी उस डावर के एवज में इसको दे देता है। तो क्या आप इसको बोलिएगा कि सी को प्रॉपर्टी गुड फेथ में दिया गया है या नहीं दिया गया? ये प्रॉपर्टी सी को गुड फेथ में दिया गया है ऐसा माना जाएगा और इस मुस्लिम विमेन का उस प्रॉपर्टी पे ज्यादा राइट होगा मिस्टर ए से। ठीक है, एक केस हुआ था। केस में क्या हुआ कि एक मुस्लिम वाइफ है, उसका हस्बैंड है, इससे कुछ अनपेड डावर है। इसने कहा कि मेरा डावर आप चुकता करो, उसके बाद चुकता करने के बाद आप सेकंड मैरिज कर सकते हो। इसने उस प्रॉपर्टी से दे दिया इसके नाम पे जिसपे किसी का कर्जा बकाया था, मतलब वो प्रॉपर्टी बेच बाच के वो कर्जा रिकवर कर सकता था। कोर्ट ने ये हेड किया कि ये जो ट्रांसफर था वो गुड फेथ में किया गया था, ना कि बैड इंटेंशन के साथ किया गया था। ठीक है, विथ कंसिडरेशन किया गया था। इसको कंसिडरेशन मांग रहा क्योंकि अनपेड डावर एक तरह का एक्शनेबल क्लेम होता है ना, कर्जा होता है, तो इसको कंसिडरेशन के तौर पे माना गया है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? क्या बोल रहा है? गुड फेथ में कंसिडरेशन के साथ ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है उसका बेटर टाइटल बन जाता है। दूसरा कह रहा है कि लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी जहां पर लागू हो गया वहां पर सेक्शन 53 लागू नहीं होगा। देखिए, लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी का सोल पर्पस ये होता है कि हम इक्वल प्रोपोर्शन में, मान लीजिए कि देखिए एक व्यक्ति है, मिस्टर ए जो है वो एक व्यक्ति है, इसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब इसके पास कहा गया कि इसको दिवालिया हो गया, इसका दिवालिया निकल गया। इसके पास जितना प्रॉपर्टी रहेगा उसको एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा और इसका सारा प्रॉपर्टी ऑफिशियल रिसीवर जब्त कर लेगा और इस पे जितना क्रेडिटर रहेंगे 5, 6, 7 इन सभी को बराबर बांट दिया जाएगा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कहा कि ऐसे वहां पर भी ये जो है ये लागू नहीं होगा, सेक्शन 53 लागू नहीं होगा। ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होगा और वहां पर उस प्रॉपर्टी बेचा जाएगा। तो 2 एक्सेप्शन है, समझ में आया? सेक्शन 53 का दूसरा पैराग्राफ पढ़ा है कि अगर ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर मतलब बिना पैसा लिए दिए ट्रांसफर किए जा रहा है। ठीक है, और इसके कारण सब्सिक्वेंट ट्रांसफर जो है उसका कोई राइट का हनन हो जा रहा है, उसको राइट तो क्या होगा समझिए। एग्जाम्पल मिस्टर ए जो है वो एक प्रॉपर्टी मिस्टर बी को गिफ्ट में देता है। ठीक है, गिफ्ट कर रहा है 1990 में। ठीक है, वही प्रॉपर्टी को मिस्टर ए जो है वो मिस्टर सी को बेच दे रहा है, सेल कर रहा है 1991 में। तो ये दोनों अब आपस में लड़ेगा प्रॉपर्टी के लिए, ये दोनों क्लेमेंट है।
ठीक, तो क्लेमेंट है तो जनरल रूल क्या करता है कि जिसके हक में पहले ट्रांसफर किया गया उसका प्रॉपर्टी पे राइट बन जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये साबित कर दे कि ये जो है मिस्टर ए जो है वो फ्रॉड करने के आशय से पहले ही से इसको प्रॉपर्टी दिए हुए था और बाद में हमको जानबूझ के बेचा है, मेरे साथ फ्रॉड किया है, तब जाके इसका बेटर टाइटल बन जाएगा। कैसे ये साबित करेगा? तो पहले इसको ये सब दिखाएगा। देखिए ग्रेटिट्यूड, ये गिफ्ट कर रहा है ना, तो गिफ्ट तो बिना पैसा का हो रहा है, तो कहेगा कि देखिए ये पैसा इससे नहीं लिया है, कुछ ठीक, कुछ भी पैसा नहीं लिया है और पैसा लिया भी नहीं है और मेरा राइट वहां पर खत्म कर रहा है। तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि मिस्टर ए का यही आशय था कि हमको झूठ मूठ का मेरे साथ फ्रॉड किया जाए। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में सी का बेटर टाइटल बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये साबित कर देना कि पहला वाला जो ट्रांसफर था वो ग्रेटिट्यूस ट्रांसफर था, मतलब बिना कंसिडरेशन का ट्रांसफर था, इनफ नहीं होता है। हमको उसके साथ कुछ अतिरिक्त चीजें भी शो करनी होगी जिससे ये साबित हो जाए कि डिफीट और डिले करने के पर्पज से ही किया गया था वो काम, जो कि हम पहले 5 बताए थे, वो सब चीज साबित कर दीजिए आप। नहीं तो खाली ये ग्राउंड लेके कि पहला वाला जो ट्रांसफर है वो बिना पैसा लिए किया गया है, आप ये नहीं साबित कर सकते हैं कि उसका इंटेंशन जो था वो फ्रॉड और डिफीट करने का इंटेंशन था। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के फेवर में एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है फॉर हिज लाइफ, और ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मकसद क्या था कि बी के बच्चों को वो उस प्रॉपर्टी को दे और वो प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करे। जब तक मिस्टर बी है तब तक उसके बच्चे इस प्रॉपर्टी से लालन पालन करें और इस प्रॉपर्टी का यूज करें, और सब्सिक्वेंटली मिस्टर ए क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को बेच देता है मिस्टर डी को। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मिस्टर ए का जो आशय था वो डिफीट और डिले करने का आशय था। ठीक, ये जो प्रॉपर्टी जो पहले दिया था बिना पैसा लिए दे, उसका पर्पज क्या था कि इसके बच्चों का भलाई हो सके, तो यहाँ पर डिफीट और डिले करने का नहीं आएगा। ये समझ में आया?